साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल की कहानी एक नए लेवल पर जा पहुंची है। अब यह हल्की फुल्की लड़ाई नहीं है दोस्तों। ये जो वाद विवाद होता है और तमाम चीजें होती हैं, अब वो बात रही नहीं। अब ये एक जंग में बदल गई है। सियासी जंग जिसे हम कहते हैं ना, ये दरअसल वही जंग है। और अब मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा रहा है, बल्कि पहुंच गया है। जा नहीं रहा, पहुंच गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दोस्तों, तब यह पता चल रहा है कि ईडी की छापेमारी दरअसल सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे से जुड़ी हुई है। इस मामले में कई अहम सुराग ममता बनर्जी के भतीजे को लेकर लगी है। ममता बनर्जी कैसे छोड़े? ममता बनर्जी खुद कूद गई, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि यह तो गलत हो गया। ईडी की छापेमारी के बीच सबूत छीनकर भाग जाना यह तो और बड़ा गुनाह है। और इसीलिए यह सवाल है दोस्तों, पहली गिरफ्तारी किसकी होगी? अभिषेक बनर्जी की होगी या ममता बनर्जी की? अगर सही मायने में यह कानून अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तो गिरफ्तारी होना तय है। बस यह सवाल है, पहली गिरफ्तारी अभिषेक बनर्जी की या ममता बनर्जी की? और इसी का असर है दोस्तों कि आपको अभी मैं दिखाऊंगा 9 वजहें दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी अमित शाह के आगे सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। खुद अपनी जुबान से बोला। क्या बोला है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करने से ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। पहला कमेंट, जय सिया राम। और हां दोस्तों, हमारी टीम ने जो नया मंत्र अपलोड किया है HB मेलोडी पर है, कमेंट में पिंड कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहें, ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जरूर मैसेज कीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं अपने आप आपको जोड़ लूंगा। आइए शुरू करते हैं। आपको एक खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये देख लीजिए क्या निकला है ईडी के छापे से। आखिर ईडी के छापे को रोकने के लिए ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों हो गई कि सब कुछ छोड़ करके, सारे काम काज छोड़ करके ऑफिस में थी, जैसे ही भनक लगी, जो पहली गाड़ी मिली, भाग करके सीधे ईडी के छापेमारी की जगह पे पहुंच गए। अब पता चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी का कुछ कच्चा चिट्ठा मिलने वाला था, एकदम झपट्टा मार लिया। आपको तो दिखा ही चुका हूं 2 वीडियो में। मतलब किसी बात की परवाह नहीं, अपने जाने से पहले पुलिस कमिश्नर को भेज दिया, पुलिस वाले पहुंच गए, ईडी अधिकारियों को धमकाने लगे, छीन लिया। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट की, जब अभिषेक बनर्जी की बात कह रहा हूं ना दोस्तों, तो आपको 2 खबरें दिखाता हूं 2 विंडो में, आपको समझ में आएगा कि अभिषेक बनर्जी का मामला कितना कमजोर हो चुका है। अभी ये 9 सितंबर की बात बता रहा हूं दोस्तों, 2024 9 सितंबर, ईडी का ही मामला है, कोयले घोटाले का ही मामला है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था दिल्ली। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि नहीं, खारिज कर दीजिए, ईडी को पूछताछ की अनुमति मत दीजिए, बोलिए कि अगर पूछना है तो कोलकाता में पूछिए, मेरा घर यहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया दोस्तों, उनको तगड़ा झटका लगा। अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कहा जाइए जो ईडी कह रही है वही करना पड़ेगा। उस समय 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। अब देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की। और दूसरे में देखिए, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों, और यह पश्चिम बंगाल का कोयला घोटाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट के चौखट से ये हार चुके हैं, इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब आपको मैं एक एक करके चीजें दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे ममता बनर्जी सरेंडर करते हुए नजर आ रही हैं और कैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पहला पॉइंट, आपको एक एक पॉइंट गिन करके बताऊंगा।
अब जानते हैं, जैसे ही हाई कोर्ट में आपको दिखाया मैंने कल दोस्तों कि हाई कोर्ट में भारी बवाल मच गया, टीएमसी के लोग इतने घुस गए कि जस्टिस को समझ ही में नहीं आया, क्या सुने, टाल दिया। इसके बाद ईडी ने यह फैसला किया कि जब हाई कोर्ट में कुछ बात बनी नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही रणनीति बनाई ना। लेकिन ममता बनर्जी का डर देखिए दोस्तों, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया। मतलब ईडी अभी पहुंचे उससे पहले ही वो पहुंच गई। और कैविएट का मतलब क्या है कि मेरा पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। आखिर ममता बनर्जी को यह डर क्यों लगा कि सुप्रीम कोर्ट बिना ममता बनर्जी की सरकार को सुने फैसला पारित कर सकती है? क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है दोस्तों। यह गुनाह है, यह जुर्म है कानून की नजर में। एक आम आदमी के लिए सोचिए, पुलिस वाले अगर कोई जांच कर रहे हो, कोई पहुंच जाए ना तो जीवन भर जेल में सड़ते रहेंगे। ये तो ईडी है। ईडी तो दो मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में ठूंस चुकी है। आप भूले नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, ये भी मुख्यमंत्री ही हैं। इनको पता है, ये तो ईडी के काम में घुस करके सारे दस्तावेज छीन करके भाग गई और आरोपी बनाया है ईडी ने दोस्तों। इसीलिए कैविएट दाखिल करना पड़ा। मैं आपको दिखा रहा हूं डर भय कितनी बड़ी चीज होती है। दूसरा नंबर, कैसे सरेंडर करते हुए नजर आ रही है। अभी कल ही सड़कों पर निकल गई ममता बनर्जी। आप जानते हैं दोस्तों, सबको लगा कि बस आंदोलन फाइटर हैं, फाइटर हैं, हम भी जानते हैं। वो किसी भी जंग को एकदम एक्सट्रीम पर ले जाती है। लेकिन वहां जाते ही जो उन्होंने बयान दिया वो उनके डर को साफ साफ दिखा रहा है। उनको पता चल गया ये सुप्रीम कोर्ट में कैविएट और वहां का दिया गया बयान सुन लीजिए आप। जानते हैं क्या कहा ममता बनर्जी ने? कि मैं जो ईडी के सामने गई, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गई थी। तो भैया कैसे गई थी? मैं टीएमसी के चेयरपर्सन के तौर पे गई। चलिए मान लिया आप टीएमसी के चेयरपर्सन के तौर पर गई। अभी आपको सुनाता हूं, ये बांग्ला में है, इसमें ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वो कहती हैं कि मैं टीएमसी के चेयरपर्सन पे गई। अब ये कोई कैसे पहचाने कि आप मुख्यमंत्री हैं इस समय या टीएमसी? अगर आप टीएमसी की चेयरपर्सन थी तो कमिश्नर क्यों गया? पुलिस वाले क्यों भर गए? जरा बताइए, कैसे आपने आदेश दे दिया उनको? बयान सुनिए, फिर मैं हिंदी में भी चाहेंगे तो पढ़ दूंगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे लिखा भी है। কাল যা করেছি অ্যাজ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 এর ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে। যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি, বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল। লজ্জা করে না? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, এরকম পার্টি আমি দেখিনি। आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी बता देता हूं दोस्तों, इतनी कमजोर ममता बनर्जी कभी नहीं दिखी। जहां वो बोल रही हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन के तौर पे किया। तुम मेरा खून करने के लिए आए थे, तुम मेरी रक्षा का अधिकार है, तुम चोर की तरह है। अरे भाई, ना तो आपका दफ्तर, ना आपका घर, ना आपके सांसद का घर या दफ्तर, ना आपके विधायक के घर का दफ्तर, ना आपके नेता कोई, एक प्राइवेट कंपनी आपका कैसे खून करेंगे? ये है डर दोस्तों। तीसरा डर, तीसरा सरेंडर सुनिए, ये तो और गजब है। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है। अब बताइए, पेन ड्राइव है भाई? बंगाल में तो एक्सट्रीम लड़ाई होती है, वहां तो भाजपा वाले तो प्रचार भी नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होती। इनके पास पेन ड्राइव होगी अमित शाह के खिलाफ तो जारी नहीं करेंगी। ये तो दुनिया में इकलौता ऐसा देश है, राज्य है, जो अपने देश के गृह मंत्री को बोलता है, धमकाता है कि बाहर नहीं निकाल पाएंगे पैर।
और बोल रही है कि मेरे पास पेन ड्राइव है। दिखाऊंगी नहीं, दिखा दिया तो बस हो जाएगा, बस दिखाऊंगी जब मौका आएगा। दिखा दीजिए। मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये कह रही है जिसमें कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को भेजते हैं, रकम पहुंचती, मेरे पास सब कुछ है। दिखा दीजिए। मैं बयान सुनाता हूं, बांग्ला में है, हिंदी लिखा है दोस्तों। কাছে আর শুভেন্দু অধিকারী থ্রুতে টাকা যায় অমিত স্যার কাছে, যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিন। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আর শুভেন্দু অধিকারী থ্রুতে টাকা যায় অমিত স্যার কাছে, যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিন। क्या आपको लगता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा, कि ममता बनर्जी के पास केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कोई पेन ड्राइव हो, कोई सबूत हो, उन्हें छुपा के रखेंगी कि नहीं आज से 50 साल बाद हम जारी करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे दोनों तब बताएंगे? ऐसा होता है क्या? अरे भाई अब चुनाव है, जारी कर दीजिए। है ही नहीं, लेकिन वो डरा रही हैं कि हम भी कुछ करेंगे। चौथा नंबर, ममता का सरेंडर, धमकी दे रही, जैसा हमारे साथ करोगे हम भी आपके साथ वैसा करेंगे। कल सड़क पर गजब रेला बना दिया था टीएमसी के सांसदों का। ये समझते हैं कि कहीं भी जाएं तो बस वही एकदम हुकूमत चलेगी। अभी कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के अंदर में, पता चला उनको खूब रगड़ दिया चुनाव आयोग ने। खुद ही बताया कि उंगली दिखा करके बातचीत की। कोई बता रहा था कि उंगली नहीं दिखाई बल्कि पूरा अच्छे से भुरता बना दिया, बताया नहीं, बाहर आके गरज रहे थे। अब यही टीएमसी के सांसद अमित शाह के दफ्तर के बाहर चले गए, रगड़ दिया दिल्ली पुलिस वालों ने। अब ये कह रही है कि हम भी घसीटेंगे। अरे आप घसीटते नहीं है वहां पे बंगाल में। बंगाल में आदमी ढंग से तो कहां प्रचार कर पाता है, आप तो धमकी देती हैं गृह मंत्री को। दिल्ली या पूरे देश में कोई धमकी नहीं देता कि आप आ नहीं सकते, आप गलत काम नहीं कर सकते। तो ये डर दिखा रहा है, ये डराने की भी कोशिश कर रही है। अगला देखिए, ममता का सरेंडर 5। अब ये तो गजब की खबर है दोस्तों। इस पर तो देखते ही मेरी नजर गई। वाई पीके चीफ ऑफ आईपैक इन 2020 लेफ्ट आउट ऑफ प्रोब। तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है, और आप भी जानते हैं आईपैक, ये तो इसका हेड तो जो फाउंडर है वो कौन है? प्रशांत किशोर, वो हेड रहे। उन्होंने ही ममता बनर्जी को कंसल्टेंसी दी थी पिछले चुनाव में, आपको याद होगा 2021 में। और सिर्फ ममता को नहीं, सबको दिया है भाई। कांग्रेस को दिया है, डीएमके को दिया है, बहुत सारी पार्टियों को दिया है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी को दिया है। और प्रशांत किशोर तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं। तो ये कह रही हैं कि जब प्रशांत किशोर 2020-21 में थे तब तो आपने छापा नहीं मारा, अब क्यों मार रहे हो? अब यही इसका जवाब भी है दोस्तों, ये डर भी है। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय या ईडी वैसे ही छापा नहीं मारती, उसके पास कुछ सबूत होना चाहिए, वरना वो तो 2021 में भी मारते। अब सबूत मिला है, अब होमवर्क किया इन्होंने, इसके पास ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं कि छापा मारना जरूरी था। यहां भी टीएमसी फंसते हुए नजर आ रही है। अगला पॉइंट रखता हूं दोस्तों, ममता का सरेंडर नंबर 6। ममता क्या कह रही हैं, जरा ये लाइन पढ़ लीजिए। लगातार अभी हाल के समय में तो गजब दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर ऑफिस पर पड़े थे छापे, एक्शन के बीच फाइल उठाकर निकली। अच्छा, मैंने आपको दोस्तों एक बयान तो आपको दिखा ही दिया है जिसमें बार बार वो बोल रही हैं, मोदी जी ये आपका मीर जाफर होगा। फिर कभी बोलती मोदी जी यही प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमको समझ ही में नहीं आता। कल तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी का देख रहा था वीडियो। मैं तो देख लेता हूं दोस्तों ताकि मैं आपको और अच्छी और नई चीज बता सकूं। क्या ये करते हैं? देख रहा हूं उसने एक नया नैरेटिव बना दिया कि मोदी जी तो गायब हो गए सीन से। अरे मोदी जी रहते हैं तब भी तुम्हें कोई दिक्कत होती है, मोदी जी अपने शांति से पॉजिटिव काम करते हैं तब भी दिक्कत होती है। तभी ना कहा जाता है कि मोदी जी तो ठोक बजा के निकालते हैं,
अमित शाह तो और करते हैं, माने टेढ़ा करते हैं, और अभी योगी जी आएंगे तब तो वो तो पूरा चढ़ा ही देंगे ना चूल्हे के ऊपर। तो आपको चाहिए क्या, यही नहीं समझ में आता। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। जब मोदी जी करते हैं तब क्या होता है, तब भी आपको दिक्कत होती है, तब भी आप कहते हैं। अगला पॉइंट दिखाता हूं दोस्तों, कैसे ममता बनर्जी फंस रही है, इसकी कहानी आपको दिखा रहा हूं। अभी आपको दिखाया ना कि इन्होंने कहा मेरे पास पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में पता है कि कैसे शुभेंदु अधिकारी कोयले घोटाले का पैसा लेते हैं, अमित शाह तक पहुंचाती है, आरोप लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। 72 घंटे के भीतर सबूत मांगा है कि आप सबूत दीजिए, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। आपने मुझे भी और केंद्रीय गृह मंत्री को भी बदनाम करने का प्रयास किया है। मैं चिट्ठी दिखाता हूं, जरा इस हिस्से को देखिए, मैं पढ़ देता हूं, एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं। आज सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश में मेरे खिलाफ बिल्कुल निराधार मानहानिकारक आरोप लगाए और मुझे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कोयला घोटाले से जोड़ा। ये लापरवाह बयान व्यक्तिगत अपमान से भरे हुए, बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिए गए ऐसे निराधार दावों ने न केवल मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी कम किया है। आज मैंने कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें उनसे 72 घंटे के भीतर सभी सबूत प्रदान करने की मांग की है। अगर वे ऐसा करने में विफल रहती हैं तो मैं मानहानि का केस करूंगा। फंस गई है। अच्छा, ममता बनर्जी किस तरीके से डरी हुई है, उनको यह एहसास, उनके वकीलों ने तो बता दिया है कि आपने गलत काम तो कर दिया है, कैमरे पे किया है। अब तो देखने की बारी है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जरूरत है, अगर संविधान को वास्तव में देश में लागू करना है तो ये एक तरफा नहीं हो सकता कि आम लोगों के लिए कुछ और मुख्यमंत्री हैं तो एकदम पुलिस कमिश्नर के साथ जाइए और सारे सबूत बर्बाद कर दीजिए। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर लीजिए। अभी एक मामला तो पंजाब का भी है, मैं उस पर अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है दोस्तों, आप सोचिए। फिर तो इस देश में कोई एजेंसी काम ही न कर पाए। राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करे और केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ करे। मैं तो बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर ईडी का क्या है भाई, पैसे का मामला है, हवाले का मामला है, रोक दीजिए सारा पैसा, हर बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परेशान किया जाता है, आज जो हाई कोर्ट नहीं सुन पाया ना, यही ममता बनर्जी जाएंगी, बोलेंगी अभी सुनिए तुरंत, नहीं तो पैसा बंद है, मेरा सारा अकाउंट फ्रीज है, फ्रीज कर दीजिए। क्योंकि ये पैसे केंद्र सरकार की तरफ से जाते हैं, हर बैंक केंद्र सरकार के अधीन काम होते हैं। कंप्लीट ब्लॉकेट कर दीजिए, तभी नियम कानून का पालन होगा दोस्तों। पहले करते थे ना कि केंद्र सरकार से पैसा लिया और अपना नाम डाल दिया योजना में। इनको समझते समझते 5 साल लग गए। बाद में देखा अच्छा हम पैसा रोक देते हैं, तब जाके ममता सरकार ने सारी योजनाओं का नाम मिटा मिटा के मोदी जी जो केंद्र सरकार का नाम है वो डाला। अब भी आप कर सकते हैं। तो ये 8वां पॉइंट है दोस्तों। 9वां पॉइंट आपको एक और बताता हूं। ममता बनर्जी ने फोन छीन लिया, डीजीपी ने गिरफ्तार करने की धमकी दी। आप समझिए, यह बात अब सामने आ चुकी है दोस्तों, और ईडी के सूत्रों ने इस बात का खुलासा कर दिया। ईडी अधिकारी दर्जनों पुलिस कर्मियों, 3 ईडी के अधिकारी थे और सीएम के जेड श्रेणी के सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए थे। उनको धमकाया जा रहा था, कोई केस दर्ज मत करना, ये फोन जो छीना ये मत लिखना कि आपके कब्जे में था। ईडी के अधिकारी डरे नहीं, बता दिया। और ये ममता बनर्जी की मुश्किल और बढ़ रही है, जिससे ये सारी कहानियां देखने को मिल रही हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आखिर में आपको एक बात बता दूं, जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला था ना भाई, देखिए एक होता है कि सरकार बस लेवल प्लेइंग पर खेलिए,
कि ठीक है चलिए जनता के बीच चलते हैं, लड़िए, दोनों में जिसकी ताकत होगी जीत जाएगा। जिस राज्य में ऐसा है कहीं दिक्कत नहीं है। उड़ीसा में कोई दिक्कत हुई क्या? बताइए ना, किसी राज्य में दिक्कत नहीं। दिल्ली में दिक्कत हुई क्योंकि यहां केजरीवाल था। बंगाल में यही कहानी है और इसीलिए जैसे को तैसा दोस्तों आज ये स्थिति सामने खड़ी हो गई है कि अगर कानून अपने सही हिसाब से काम करे तो गिरफ्तारी तय है। बस इस बात का जवाब देना बाकी है कि पहली गिरफ्तारी ममता बनर्जी की होगी या अभिषेक बनर्जी की, और ईडी के पास पूरी ताकत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों कि कमेंट के साथ साथ बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नए मंत्र का लिंक दोस्तों जो मेरी ही आवाज में है वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। संघ की अनसुनी कहानियां खरीदने में दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। जैसे भी जुड़ना चाहे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।